वेलकम बैक स्टूडेंट। देखो, अपने सैलरी का फर्स्ट पार्ट मॉनेटरी बेनिफिट्स के साथ अपन ने कंसीडर कर लिया था। अब इसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स इस केस के अंदर यहां पर आपका एम्प्लॉयर पैसा नहीं दे रहा, लेकिन आपको बेनिफिट दे रहा है, परक्विजिट्स प्रोवाइड कर रहा है, फैसिलिटीज दे रहा है। तो ऐसे केस के अंदर मैंने आपको बताया था, यहां पर हमें उनका वैल्यूएशन करते हुए जो वैल्यू आएगा उसे सैलरी हेड में ऐड करना होगा, जो वैल्यू आएगा उसे हमें सैलरी हेड में ऐड करना होगा। तो इनको हम बोलेंगे स्टूडेंट नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। तो ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट हमारे यहां एक्ट में क्लासिफाइड कर रखे हैं इन 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट इसका फुली टैक्सेबल परक्विजिट्स, सेकंड टैक्सेबल होंगे लेकिन किसके लिए होंगे? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है तो टैक्सेबल नहीं होगा। और फिर आता है टैक्स फ्री या फुली एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स। तो टैक्सेबल में सबसे पहले मैं बात करता हूं रेंट फ्री अकोमोडेशन। आपका एम्प्लॉयर रहने के लिए मकान दे रहा है, इंटरेस्ट फ्री लोन है, बिना ब्याज के लोन दे रहा है। यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, कि मूवेबल एसेट्स आपको यूज करने के लिए दे रहा है, जैसे फ्रिज है, टीवी है, एसी है। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स विद ओनरशिप एसेट्स को ट्रांसफर कर रहा है। या फिर अपन बात कर रहे हैं एनी पर्सनल ऑब्लिगेशन पेड और रिम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर, यानी कोई भी उसका पर्सनल ऑब्लिगेशन है वो उसका एम्प्लॉयर पे कर रहा है या रिम्बर्स कर रहा है, तो इसको इसमें कवर किया गया है। फिर आता है टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, जैसे मोटर कार फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है, सर्वेंट फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर या गैस फैसिलिटी। ये केवल तभी टैक्सेबल होंगे जब वो स्पेसिफाइड हो, यदि स्पेसिफाइड नहीं तो टैक्सेबल भी नहीं होगा। टैक्स फ्री या फुली एग्जम्प्ट, टैक्स फ्री या फिर फुली एग्जम्प्ट की मैं बात करूं, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड लैपटॉप है, यूज ऑफ मोबाइल फोन है, न्यूज़पेपर है, पीरियोडिकल्स है, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज है। पैकेजेस प्रोवाइड टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। या फिर अपन बात करते हैं पैकेजेस प्रोवाइड टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस है, या ऐसे केस में पैकेजेस प्रोवाइड टू यूएन एम्प्लॉइज। तो ये आपके एग्जेम्पशन के साथ वर्किंग कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करें स्टूडेंट फुली टैक्सेबल में रेंट फ्री अकोमोडेशन। किसकी बात कर रहा हूं? रेंट फ्री अकोमोडेशन। यानी आपका एम्प्लॉयर यहां पर रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो मुझे उसका वैल्यूएशन कैसे करना होगा? तो ये इस केस में आपको बताता है कि यदि आपका एम्प्लॉयर अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है? अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है, जिसको अपन बोल रहे हैं अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। सिर्फ मकान दे रहा है, उसको क्या बोलेंगे? अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। अनफर्निश्ड अकोमोडेशन आपको दे रहा है। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है टैक्सेबल होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी टैक्सेबल होगा, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होने के लिए होता है एज पर गवर्नमेंट रूल, एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से टैक्सेबल होगा, या फिर गवर्नमेंट लाइसेंस के हिसाब से टैक्सेबल होने की बात करता है। एज पर गवर्नमेंट रूल आपके टैक्सेबल होगा, एज पर गवर्नमेंट रूल। इसके बाद अदर एम्प्लॉय की मैं बात करता हूं, अदर एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा अकॉर्डिंग टू, ये चेक करना है कि अकोमोडेशन किसका है, एम्प्लॉयर का खुद का है, एम्प्लॉयर का खुद का है, या फिर एम्प्लॉयर ने किराए पर लेकर फिर आपको दिया गया है। कि अकोमोडेशन ऑन बाय एम्प्लॉयर, अकोमोडेशन ऑन बाय एम्प्लॉयर, या फिर अकोमोडेशन टेकन ऑन हायर, टेकन ऑन हायर, किराए पर लेके दे रहा है। यदि ये अकोमोडेशन एम्प्लॉयर का खुद का है तो हमें देखना होगा जहां पर ये अकोमोडेशन दिया जा रहा है वहां की पॉपुलेशन अप टू 15 लाख है, 15 लाख तक है, अप टू 15 लाख है, तो टैक्सेबल वैल्यू का 5% ऑफ द सैलरी, 5% ऑफ द सैलरी। 15 लाख टू 40 लाख है तो टैक्सेबल वैल्यू का 7.5% ऑफ द सैलरी, और अबव 40 लाख है तो टैक्सेबल वैल्यू का 10% ऑफ द सैलरी, 10% ऑफ सैलरी। ये अमाउंट आपके वैल्यूएशन करते हुए सैलरी में ऐड करना होगा। लेकिन यदि एम्प्लॉयर के खुद के पास अकोमोडेशन नहीं, किराए पर लेके दे रहा है, तो हायर चार्जेज और 10% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर हमें यहां पर लेना होगा। तो ये तो वैल्यूएशन आ गया अकोमोडेशन, यानी केवल मकान का। लेकिन यदि फर्निश्ड अकोमोडेशन देता है तो उस केस में मकान का वैल्यूएशन तो इधर से ले लो, मकान का वैल्यूएशन तो इधर से उठा दो, और साथ में किसका वैल्यू जोड़ दो? फर्नीचर का वैल्यू भी ऐड कर दीजिए, साथ में फर्नीचर का वैल्यू भी इसमें ऐड कर दीजिएगा। अब यहां पर वो कहता है कि फर्नीचर यदि एम्प्लॉयर खुद का है तो वैल्यूएशन ऐड होगा 10% ऑन कोस्ट, 10% ऑन कोस्ट। और ये सिर्फ कोस्ट का ही लेना है। एग्जाम में वो कंफ्यूज करता है फेयर मार्केट वैल्यू दे देगा, डब्ल्यूडी देना, बिल्कुल नहीं लेना, सिर्फ हमें कोस्ट का ही 10% लेना है, कोस्ट का ही 10% लेना है। यदि एम्प्लॉयर किराए पर लेकर फिर देता है तो टेकन ऑन हायर है, तो हायर चार्जेस आपको इसमें लेना होगा।
अब इस केस में सैलरी का मीन क्या होगा, तो सैलरी का मीन दिया इसने ऑल टैक्सेबल मॉनेटरी बेनिफिट, यानी जो भी टैक्सेबल मॉनेटरी बेनिफिट है वो सारे ऐड कर दो जो भी टैक्सेबल है, और डीए विच इज पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट हमें लेना होगा। तो ऑल टैक्सेबल मॉनेटरी बेनिफिट में जैसे अपन बात करते हैं शिफ्ट आउट कर रहा है, तो इस केस में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, आपके हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, जो टैक्सेबल वैल्यू आ रही है वो आप ले लो, जितना एग्जाम्प्ट हो गया उसको हटाकर जो बची हुई टैक्सेबल वैल्यू ले लो। डीए वही लेना है जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। तो ये मैंने क्लास में एग्जांपल बता रखा है, तो इस तरह से ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। इसके बाद अभी यहां पर उन्होंने यहां पर रेंट फ्री अकोमोडेशन में एक रेस्ट्रिक्शन डाला गया कि जो आपके जो वैल्यूएशन आ रहा है, जो ये वैल्यूएशन आ रहा है, इस वैल्यूएशन को आपके रेस्ट्रिक्शन किया कि जो वैल्यूएशन आपके दिया जा रहा है, मान लो ये नेक्स्ट ईयर दिया जा रहा है या आगे के सालों में आपका एम्प्लॉयर वही अकोमोडेशन आपको देता है, आगे के सालों में वही अकोमोडेशन देता है, तो आपको जैसे अपन कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन यूज करते हैं, तो आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन पे भी इंडेक्स यूज करना होगा, और इंडेक्स यूज करते हुए उसका वैल्यूएशन करना होगा। तो जैसे आपको पहली बार फर्स्ट टाइम इनिशियली आपको जो रेंट फ्री अकोमोडेशन में वैल्यू आई, रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू आई फर्स्ट टाइम, पहली बार पहले साल, उसको डिवाइड कर दो जिस साल अकोमोडेशन दिया, और मल्टीप्लाई जिस साल का हमें वैल्यूएशन करना है उससे मल्टीप्लाई करके आज की वैल्यू निकालनी है, आज की वैल्यू निकालनी है। और यदि वैल्यूएशन करके ज्यादा वैल्यू आ रही है रेंट फ्री अकोमोडेशन की, तो वो वैल्यू इससे ज्यादा नहीं होगी, तो वो वैल्यू इससे ज्यादा नहीं होगी, डज नॉट कैन नॉट बी एक्सीडिंग द फॉलोइंग अमाउंट। तो ये आपका फॉर्मूला यूज करना है, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन फर्स्ट ईयर का डिवाइड बाय जिस साल पहली बार अकोमोडेशन या वो लेना है आपको, और लेते हुए आपको उसमें कंटिन्यू करना होगा। इसके बाद इसे उस साल के इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना है जिस साल ये अकोमोडेशन आपको, जिस साल ये अकोमोडेशन का वैल्यूएशन हमें करना है। ये एक नया आपको स्टेप ध्यान में रखना होगा। इसके बाद स्टूडेंट अपन आते हैं, यदि आपका अकोमोडेशन आपका एम्प्लॉयर कहां दे रहा है, यदि आपका एम्प्लॉयर अकोमोडेशन होटल्स में दे रहा है, तो होटल्स के लिए दे रहा है, तो ये आपके टैक्सेबल होगा अकॉर्डिंगली दिस वन। होटल एम्प्लॉयर का खुद का तो होगा नहीं, तो ऐसे केस में हायर चार्जेस, जो भी हायर चार्जेस वो, और 24% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर आपको इसमें लेना होगा। तो ऐसे केस में यदि आपका एम्प्लॉयर अकोमोडेशन फैसिलिटी कहां प्रोवाइड कर रहा है, होटल्स में, कहां प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट, होटल्स में, तो ऐसे केस में हायर चार्जेस या फिर 24% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर लेनी होगी। सैलरी का मीन वही लेना है, ऑल टैक्सेबल मॉनेटरी बेनिफिट, डीए विच इज पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। अब इसने कहा होटल अकोमोडेशन वैल्यू कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। यदि अपन बात करते हैं होटल अकोमोडेशन की वैल्यू कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, यदि ये होटल अकोमोडेशन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की गई है और उसका वैल्यू 15 डेज से ज्यादा नहीं है इन ए फाइनेंशियल, 15 दिन से ज्यादा नहीं है पूरे फाइनेंशियल में, कुछ भी टैक्स नहीं करना। या फिर होटल अकोमोडेशन की फैसिलिटी आपको ट्रांसफर के दौरान दी गई है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, जैसे एमआर वगैरह होते हैं, डॉक्टर के पास विजिट करने जाते हैं, तो उनको ये फैसिलिटी दी गई है, तो आपको बिल्कुल भी ये टैक्सेबल नहीं होगी, बिल्कुल भी आपका टैक्सेबल नहीं होगा। इसके बाद अपन बात करते हैं डबल अकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर, यानी एक ही टाइम पर सेम टाइम पर आपका एम्प्लॉयर दो या दो से ज्यादा अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे केस में पहले 90 दिन, फर्स्ट 90 डेज, पहले 90 दिन only one accommodation will be taxable, which valuation is the list, पहले 90 दिन एक ही अकोमोडेशन टैक्सेबल होगा और वो भी जिसका वैल्यूएशन कम आ रहा हो। आफ्टर दैट 90 डेज दोनों अकोमोडेशन टैक्सेबल करने हैं, बोथ अकोमोडेशन विल बी टैक्सेबल एज पर द नॉर्मल प्रोविजन। आफ्टर द 90 डेज दोनों के दोनों अकोमोडेशन आपके टैक्सेबल हो जाएंगे एज पर द नॉर्मल प्रोविजन। ये हमारे इस केस में कंसेप्ट कवर करता है। इसके बाद अपन बात करते हैं, यदि आपका एम्प्लॉयर आपको ये अकोमोडेशन फैसिलिटी तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन कहां प्रोवाइड कर रहा है, आपके रिमोट एरिया में यानी दूरगामी क्षेत्र में, माइनिंग्स में, ऑफशोर यूनिट में, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट आपके इसमें आ जाएगा। रिमोट एरिया का मीन है अकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर outside 40 kilometer of the municipal limit, and the population does not exceeding the 20,000, और वहां पर उसकी पॉपुलेशन 20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, किस ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे सपोज करो ये एम्प्लॉयर आपको अकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो म्युनिसिपल लिमिट से 40 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर के दूर होना चाहिए, बाहर है, और वहां की पॉपुलेशन 20,000 से कम है, पॉपुलेशन 20,000 से कम है,
20,000 से कम पॉपुलेशन है तो ये बेनिफिट रहेगा। 20,000 से ज्यादा हो गई, बाहर तो है, 20,000 के ज्यादा हो गई तो टैक्सेबल हो जाएगा, या 40 किलोमीटर के अंदर है तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो 40 किलोमीटर के बाहर और पॉपुलेशन 20,000 से कम होनी चाहिए तो ये बेनिफिट उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये बेनिफिट उसको अवेलेबल नहीं होगा। तो ये हमारे इस केस को बोलते हैं रिमोट एरिया स्टूडेंट। अब इसके बाद आगे लेके चलते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन टेकन फ्रॉम द एम्प्लॉयर, यानी हमने कोई भी इंटरेस्ट फ्री लोन लिया, किससे लिया? एम्प्लॉयर से लिया। तो ऐसे केस में हम उस पे इंटरेस्ट की जो सेविंग कर रहे हैं तो वो भी डिम्ड इनकम मानते हुए टैक्सेबल कर देंगे, डिम्ड इनकम मानते हुए टैक्सेबल कर देंगे। तो इंटरेस्ट की इनकम को टैक्सेबल करने के लिए यहां पर जो बैंक सेलेक्ट करना है, जिससे कंपेरिजन करना है, वो एसबीआई की लेंडिंग रेट आपको लेनी है, एसबीआई का बैंक लेना है। किस दिन का लेना है? तो इसके लिए कहता है फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल का बैंक आपको लेते हुए ये इनकम आपको ऐड करनी है। तो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल का बैंक आपको लेना होगा। बैलेंस में लेना है आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज ऑन एंड ऑफ द मंथ, जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ रहा है उसको लेते हुए इसकी कैलकुलेशन हमें करनी होगी। जैसे अप्रैल है तो अप्रैल मंथ में आपके लोन कभी भी फ्लक्चुएट हुआ उससे कोई मतलब नहीं, एंड डे यानी 30 अप्रैल को क्या बैलेंस है उससे पूरे महीने के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करो, उससे पूरे महीने के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करो। मई है तो 31 मई के हिसाब से पूरे मई मंथ की कैलकुलेशन कर लो, जून है तो 30 ऑफ जून के हिसाब से पूरे महीने की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते चले, लेकिन मंथ एंड को जो बैलेंस है उससे आपको पूरे महीने की कैलकुलेशन हमें करनी होगी। Aggregate amount of loan does not exceeding the 20,000 in a financial year, यानी 20,000 से ज्यादा नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ द लोन डज नॉट एक्सीडिंग द 20,000, 20,000 से ज्यादा नहीं है तो फिर आपको कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। यानी मैंने बताया था कि यदि मैंने एसी लेने के लिए 11,000 का लोन लिया और टीवी खरीदने के लिए स्टूडेंट मैंने 9,000 का लोन लिया, तो एग्रीगेट अमाउंट मेरा लोन का 20,000, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। यदि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन इन ए फाइनेंशियल ईयर 20,000 या उससे कम है तो टैक्सेबल नहीं होगा, उससे ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा। इस तरह से सपोज लोन अमाउंट टेकन फॉर स्पेसिफाइड डिजीज, विशेष बीमारियों का इलाज करने के लिए मैंने लोन लिया है तो भी कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। और ये डिजीज आपके मेंशन हो अंडर रूल 3A, रूल 3A के अंदर मेंशन स्पेसिफाइड डिजीज है तो कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, वहां कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं आएगा। इसके बाद आता है यूज ऑफ मूवेबल असेट्स, जैसे अपन बात करते हैं यूज ऑफ मूवेबल असेट्स, यानी जो भी आपके मूवेबल असेट्स है उसकी अपन बात करें, यूज ऑफ मूवेबल असेट्स, राइट टू बी यूज अपन बात करें, यूज ऑफ मूवेबल असेट्स। बेचा नहीं है, आपको सिर्फ उसका यूज करने का राइट दिया है, उसको बोलते हैं यूज ऑफ मूवेबल असेट्स। तो कंप्यूटर लैपटॉप आपको देता है यूज करने के लिए, तो चाहे आप ऑफिस में यूज करो चाहे पर्सनल यूज में करो, फुल्ली एग्जाम्प्ट है। चाहे आपने उसे ऑफिस में यूज किया या फिर स्टूडेंट आपने पर्सनल यूज में किया, आपके लिए कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, पूरा का पूरा अमाउंट क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। तो आपका पूरा का पूरा अमाउंट क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अदर मूवेबल असेट्स है, अदर मूवेबल असेट्स है, अदर मूवेबल असेट्स है, तो ऐसे केस में यदि ये मूवेबल असेट्स किसकी है? एम्प्लॉयर की खुद की है, एम्प्लॉयर की खुद की है तो हमारे लिए टैक्सेबल होगा 10% ऑन कॉस्ट, और किसका लेना है? सिर्फ कॉस्ट का लेना है। लेकिन यदि एम्प्लॉयर खुद ये मूवेबल असेट्स आपको किराए पर लाकर फिर देता है तो उसका हायर चार्जेस हमें टैक्सेबल करना होगा। क्या करना होगा? उसका हायर चार्जेस हमारी इनकम में टैक्सेबल करना होगा। तो ये हमारे इस केस में बताता है। वो तो था राइट टू यूज। अब आपका एम्प्लॉयर असेट्स आपको बेच दे, सेल कर दे, बेच दे, ट्रांसफर कर दे, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे, तो ऐसे केस को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ द मूवेबल असेट्स। उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफर ऑफ द मूवेबल असेट्स। तो ऐसे केस में यहां पर विद ऑनरशिप आपको दे रहा है, वहां तो जॉब छोड़ोगे तो असेट्स आपको एम्प्लॉयर को लौटानी पड़ेगी, यहां असेट्स लौटाने की जरूरत नहीं है, आपको विद ऑनरशिप आपको दे दी गई है तो आप उस असेट्स के ओनर होगे। तो ऐसे केस के अंदर यहां पर आपको कैलकुलेशन करनी होगी अकॉर्डिंग टू दिस वन, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स के केस में जितने में एम्प्लॉयर ने असेट्स परचेज की गई वो पूरी कॉस्ट ले लो, जितने में एम्प्लॉयर ने असेट्स को परचेज किया उसको ले लो, और उसमें से उतने सालों का डेप्रिसिएशन लगा दो जितने साल एम्प्लॉयर ने खुद ने यूज किया, एम्प्लॉयर ने खुद ने यूज किया वो आप इसमें से लेस कर देना। लेकिन मैंने आपको बताया था यहाँ जो डेप्रिसिएशन लगेगा ना कंप्लीटेड ईयर का लगेगा, कंप्लीटेड ईयर, ये ध्यान रखना कंप्लीटेड ईयर। जैसे मान लो मैंने कोई असेट्स परचेज करी, मैंने आपको एग्जांपल करता 20 जून को, 20 जून 2021 को परचेज करी, तो कंप्लीट ईयर कब होगा? 19 जून 2022, एक साल होगा। तो जितने जितने साल कंप्लीट करते जाएगा उस कंप्लीट ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा
यहां पर मंथ्स में, डेज में डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करना है, लगेगा तो पूरे साल का, अदरवाइज नहीं लगेगा, कंप्लीट ईयर का आपको मैंने बताया था। वो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद डब्ल्यूडी आ जाएगी। उस डब्ल्यूडी पे हमें फिर चेक करना है कि यदि एम्प्लॉयर आपसे उस असर्ट्स के बदले में कुछ चीज ले लेता है, कुछ अमाउंट आपसे चार्ज कर लेता है, तो जितना अमाउंट एम्प्लॉयर ने आपसे चार्ज कर लिया, या फिर आपको असर्ट्स बेची है आपको जितने वैल्यू पे, जैसे बैंक वगैरह होते हैं अपने लैपटॉप वगैरह क्या होते हैं, कंप्यूटर वगैरह एम्प्लॉय को सेल कर देती है, कम रेट में बेच देती है, तो जो बेचने का वैल्यू है उसमें से लेस कर देना। बचा हुआ अमाउंट आपके आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्यूजिट्स। तो बचा हुआ अमाउंट आपके आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्यूजिट्स, इस केस में आपके आ जाएगा। तो अब इस केस में स्टूडेंट हम यहां पर बात करते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा। तो इसके लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको बनेगा, कंप्यूटर और लैपटॉप है 50% ऑन डब्ल्यूडीवी, कितना आएगा 50% ऑन डब्ल्यूडीवी। मोटर कार है तो 20% ऑन डब्ल्यूडीवी, और अदर असेट्स है तो स्टूडेंट आ जाएगा 10%, लेकिन ये एसएलएम है, ये एसएलएम, ये दो तो डब्ल्यूडीवी है, ये एसएलएम लगाना है। बिजनेस एंड प्रोफेशन पे डेप्रिसिएशन की रेट अलग है, सैलरी में अलग है, इनकम टैक्स ही है लेकिन अलग अलग है, ध्यान रखना है, अलग अलग ही हमें पढ़ना होगा। तो इस केस में स्टूडेंट कंप्यूटर पे 50% डब्ल्यूडीवी का है, मोटर कार पे 20% डब्ल्यूडीवी का है, और अदर असेट्स पे 10% एसएलएम का है। यदि कोई भी मूवेबल असेट्स एम्प्लॉयर ने खुद ने 10 साल या 10 साल से ज्यादा यूज करके फिर एम्प्लॉय को ट्रांसफर किया, 10 साल या 10 साल से ज्यादा यूज करके फिर ट्रांसफर किए, तो फुल्ली अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो वो पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कुछ भी अमाउंट आपके चार्जेबल टैक्सेबल एम्प्लॉय के लिए नहीं होगा। तो ये होता है ट्रांसफर ऑफ द मूवेबल असेट्स। अब स्टूडेंट अपन बात करते हैं कुछ परक्यूजिट्स है जो कि टैक्सेबल होंगे केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए। तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होगा, तो इसके लिए कहता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा जो कि कंपनी में डायरेक्टर है। कौन है, कंपनी में डायरेक्टर है। ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होगा, जो कंपनी में डायरेक्टर है या कंपनी में 20% और मोर वोटिंग पावर रखता है। कंपनी में 20% और मोर वोटिंग पावर, तो 20% और मोर वोटिंग पावर, तो दूसरा अपन क्या बोलते हैं, सब्सटेंटली इंटरेस्टेड एम्प्लॉय है, तो उसको भी इसमें कवर कर लिया। या फिर जिसका टैक्सेबल मॉनेटरी बेनिफिट आफ्टर अलाउइंग द डिडक्शन, सेक्शन 16 का डिडक्शन देने के बाद 50,000 से ज्यादा एक साल में कमाता है, 50,000 से ज्यादा एक साल में कमाता है, तो वो भी स्टूडेंट क्या होगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा। तो इन तीनों में से कोई भी सी भी एक कंडीशन पूरी कर दे, देन ही इज कॉल्ड द स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तीनों में से कोई सी भी एक कंडीशन पूरी कर दे, नाउ ही इज कॉल्ड द स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए ये बेनिफिट आपके टैक्सेबल हो गए, हर किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं समझने के लिए कि आपका एम्प्लॉयर आपको सर्वेंट फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, गैस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये आपके यहां पर यदि रिम्बर्समेंट वर्ड आ जाए, आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है, रिम्बर्समेंट, कि आपका बिजली का बिल आया 10,000 का, एम्प्लॉय ने वो बिल 10,000 का आपका पेमेंट कर दिया, रिम्बर्स कर दिया, तो टैक्सेबल होगा ऑल एम्प्लॉय, टैक्सेबल होगा ऑल एम्प्लॉय, वेदर स्पेसिफाइड और नॉट, चाहे स्पेसिफाइड है या नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट नंबर 5 में चला गया फुली टैक्सेबल में, कि एनी पर्सनल ऑब्लिगेशन पेड या फिर रिम्बर्स बाय एम्प्लॉयर, तो ये पॉइंट नंबर 5 में चला गया, तो फुली टैक्सेबल है ऑल एम्प्लॉय, फुली टैक्सेबल है ऑल एम्प्लॉय। लेकिन यदि आपका एम्प्लॉयर यहां पर पैसा नहीं दे रहा, आपको नौकर ही प्रोवाइड कर रहा है या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड द फैसिलिटी टू एम्प्लॉय, तो भैया टैक्सेबल होगा ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, टैक्सेबल तो होगा ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, तो टैक्सेबल होगा ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा, हर किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये चीज इस केस में आपके बता रहा है। अब इस तरह से स्टूडेंट अपन देखते हैं आगे एजुकेशन फैसिलिटी। यदि आपका एम्प्लॉयर एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो यदि एजुकेशन फैसिलिटी आपका प्रोवाइड कर रहा है, तो इस केस के अंदर जैसे अपन बात करते हैं, एम्प्लॉयर रिम्बर्समेंट कर देता है, एम्प्लॉयर क्या कर देता है, रिम्बर्समेंट कर रहा है उसकी एजुकेशन फैसिलिटी का, तो फुली टैक्सेबल है ऑल एम्प्लॉय के लिए, चाहे वो स्पेसिफाइड हो चाहे नहीं हो। तो उसमें चलेगा एनी पर्सनल ऑब्लिगेशन पेड और रिम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर। तो यदि आपके एजुकेशन फैसिलिटी मॉनेटरी टर्म्स में है, जैसे एजुकेशन अलाउंस है, फुली टैक्सेबल होता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है तो शिफ्ट आउट करेगा तो 100 रुपीज का उसे एग्जेम्पशन मिल जाता है। अब हम बात करें एजुकेशन फैसिलिटी, यानी एम्प्लॉयर के स्कूल में कॉलेज में एम्प्लॉयर उसे पढ़ा रहा है एम्प्लॉय के बच्चे को, तो उसको बोल रहे हैं एजुकेशन फैसिलिटी। तो ये एजुकेशन फैसिलिटी यहां पर अपन बात कर रहे हैं
टैक्सेबल होगी, जैसे अपन बात करते हैं कब, यदि अपन बात करते हैं यदि एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड इन द एम्प्लॉयर स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में है, तो ऐसे केस के अंदर यदि एम्प्लॉयर या एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉय के बच्चे को देता है, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी देता है, किसको दे रहा है, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी आपके प्रोवाइड कर रहा है, सन को या डॉटर उसके बच्चे को दे रहा है, और वहां वैल्यू ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी अप टू 1000 पर मंथ पर चाइल्ड है, अप टू 1000 पर मंथ पर चाइल्ड है, तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है, कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन 1000 से ज्यादा हो गया तो पूरा टैक्सेबल है, 1000 से ज्यादा हो तो पूरा टैक्सेबल है, 1000 तक है तो एग्जाम्प्ट है, बच्चों की कोई लिमिट नहीं है, ध्यान रखना बच्चों की कोई लिमिट नहीं है, अप टू 1000 है फुल्ली एग्जाम्प्ट है, 1000 से ज्यादा होते ही पूरा टैक्सेबल करना है। बच्चों के अलावा भाई बहन है तो उनको यदि एजुकेशन फैसिलिटी दी जा रही है तो 1000 की लिमिट नहीं है, 1000 की कोई लिमिट नहीं है, पूरा टैक्सेबल है, 1000 का कोई क्राइटेरिया नहीं है, पूरा टैक्सेबल करना है। अब जब टैक्सेबल हो गया तो इसमें सबसे पहले ये देखना है कि जो एजुकेशन फैसिलिटी का वैल्यूएशन हो क्या है, उसमें से यदि एम्प्लॉयर कुछ अमाउंट आपसे चार्ज कर लेता है, एम्प्लॉयर उसमें से कुछ अमाउंट आपसे चार्ज कर लेता है, तो उसको लेस करके रिमेनिंग अमाउंट को टैक्सेबल करना है, तो उसको लेस करके रिमेनिंग जो अमाउंट आ रहा है उसको टैक्सेबल करना है, मुझे रिमेनिंग अमाउंट को टैक्सेबल करना है। तो यदि कॉस्ट ऑफ सिमिलर एजुकेशन फैसिलिटी है उसमें से जितना भी अमाउंट एम्प्लॉयर आपसे चार्ज कर लेता है वो लेस करके रिमेनिंग अमाउंट को टैक्सेबल करना होता है। एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड टू एम्प्लॉय, यदि एम्प्लॉय को एजुकेशन फैसिलिटी दी जा रही है, जैसे एम्प्लॉय को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको कोई सेमिनार वगैरह अटेंड करा रहे हैं, तो कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, फुल्ली एग्जाम्प्ट आपके रहेगा, तो ये पूरा का पूरा अमाउंट आपके क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मोटर कार फैसिलिटी यदि आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो मोटर कार फैसिलिटी यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है तो इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहला केस अपन लेके चल रहे हैं कि मोटर कार किसकी है, मोटर कार किसकी है, मैंने आपको बताया था यदि एम्प्लॉय खुद की, और पेट्रोल भी वो खुद फिल करा लेगा तो कोई वैल्यू ऑफ परक्यूजर्स नहीं बनेगा। मोटर कार भी मेरी खुद की है, पेट्रोल भी मैं खुद फिल करा रहा हूं, कोई वैल्यू ऑफ परक्यूजर्स नहीं बनेगा। लेकिन परक्यूजर्स कब बनेगा, जब इनमें से कोई बेनिफिट मुझे एम्प्लॉय दे रहा हो। जिस कार मेरी है, पहला पार्ट ए में कार किसकी, मेरी है। पेट्रोल कौन फिल करा रहा है, पेट्रोल इस केस में यहां पर फिल करा रहा है खुद आपके एम्प्लॉयर, कार मेरी पेट्रोल एम्प्लॉय फिल करा रहा है, तो रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंस कौन बेयर कर रहा है, एम्प्लॉयर को। कार मेरी है तो ऐसे केस में स्टूडेंट टैक्सेबल होगा ऑल एम्प्लॉय वेदर स्पेसिफाइड और नॉट, सभी के लिए टैक्सेबल होगा। और मैं इस कार को पर्सनल यूज में ले रहा हूं तो टैक्सेबल होगा जितना भी अमाउंट आ रहा है, टैक्सेबल एक्चुअल एक्सपेंसेस बियर बाय द एम्प्लॉयर, एक्चुअल एक्सपेंस बियर बाय द एम्प्लॉयर। लेकिन यदि मोटर कार पार्टली यूज इन ऑफिस, पार्टली यूज इन पर्सनल पर्पस है, पार्टली यूज इन ऑफिस और पार्टली यूज इन पर्सनल पर्पस है, तो ऐसे केस के अंदर यहां पर एक सर्टेन अमाउंट टैक्सेबल होगा, यानी जितना भी एम्प्लॉयर ने पैसा खर्च किया है, टोटल एक्चुअल एक्सपेंसेस बियर बाय द एम्प्लॉयर, टोटल एक्चुअल एक्सपेंसेस बियर बाय द एम्प्लॉयर लेस कर देना उसमें 1800 पर मंथ या फिर 2400 पर मंथ, और ड्राइवर देता है तो 900 पर मंथ, 900 पर मंथ इन केस ऑफ ड्राइवर, लेस करके जो बच गया अमाउंट वो आपको टैक्सेबल करना है, जो बच गया अमाउंट स्टूडेंट वो आपको टैक्सेबल करना होगा। तो 1800 पर मंथ कब लेना है, जब कार इंजन क्यूबिक कैपेसिटी अप टू 1.6 लीटर है, अप टू 1.6 लीटर तो 1800, और उससे अबव है तो 2400 पर मंथ आपको लेना होगा। जब कार एम्प्लॉय खुद की है, पेट्रोल एम्प्लॉय डला रहा है, तो इस केस में ये टोटल पेट्रोल के खर्चे में से, रनिंग एक्सपेंस में से ये अमाउंट लेस करके जो बच गया अमाउंट वो टैक्सेबल अमाउंट आ जाता है। अब इसी तरह से ऑटोमोटिव व्हीकल्स यदि आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कर रहा है तो ऐसे केस में पार्टली यूज करने के लिए दे रहा है, तो जितना भी अमाउंट एम्प्लॉयर ने बियर किया है, जितना भी अमाउंट एम्प्लॉयर ने बियर किया है उसमें से लेस कर देना स्टूडेंट 900 पर मंथ, 900 पर मंथ लेस करके जो बच गया वो अमाउंट आपको टैक्सेबल करना है, जो बच गया वो अमाउंट आपको टैक्सेबल करना होता है। अब आता हूं मैं पार्ट बी में कार किसकी है, एम्प्लॉयर की। कार किसकी है, इस बार एम्प्लॉयर की कंपनी की है, और पहला केस इसमें बना रहे हैं कि कार के साथ साथ पेट्रोल भी एम्प्लॉयर फिल करा रहा है, कार भी एम्प्लॉयर की, पेट्रोल भी एम्प्लॉयर का। तो ये केस जैसे कार एम्प्लॉयर की है, कार एम्प्लॉयर की, तो टैक्सेबल होगा ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, तो टैक्सेबल होगा ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो टैक्सेबल किसके लिए होगा, ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंस में एम्प्लॉय पे करा है, तो कार होली यूज पर्सनल पर्पस में है तो स्टूडेंट टैक्सेबल होगा टोटल एक्चुअल एक्सपेंसेस बियर बाय द एम्प्लॉयर प्लस 10% ऑन कॉस्ट और हायर चार्जेस, 10% ऑन कॉस्ट और हायर चार्जेस इस केस में आपको लेना होगा। मोटर कार पार्टली यूज इन ऑफिस एंड पार्टली यूज इन पर्सनल पर्पस से है, पार्टली यूज
इन ऑफिस और पार्टली यूज फॉर पर्सनल पर्पस है, तो हमें देखना है ये टैक्सेबल वैल्यू कि कार इंजन क्यूबिक कैपेसिटी अप टू 1.6 लीटर है, तो ऐसे केस के अंदर टैक्सेबल होगा 1800 पर मंथ, 1800 पर मंथ आपका टैक्सेबल होगा। और कार इंजन क्यूबिक कैपेसिटी अबव 1.6 लीटर है तो स्टूडेंट टैक्सेबल होगा 2400 पर मंथ, 2400 पर मंथ टैक्सेबल होगा। और ड्राइवर देता है तो दोनों ही केस में, ड्राइवर के केस में 900 पर मंथ आपको और ऐड कर देना, ड्राइवर के केस में कितना ऐड कर देना 900 पर मंथ इस केस में आपको ऐड कर जाना होगा। तो कार इंजन क्यूबिक कैपेसिटी अप टू 1.6 लीटर है, अप टू 1.6 लीटर तो 1800 और अबव है तो 2400। ड्राइवर भी देता है तो जब भी पार्टली यूज में ड्राइवर देगा तो 900 रुपए ड्राइवर के भी हमेशा ऐड करने होंगे। अब अपन बात करते हैं कि आपका एम्प्लॉयर कार तो आपको दे रहा है लेकिन पेट्रोल नहीं दे रहा, तो वो कह रहा है लो कार की चाबी, जितना चलाना है पेट्रोल खुद भरा रहा है, एम्प्लॉय खुद भरा रहा है। तो ऐसे केस में कार आपके एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड तो कर रहा है लेकिन पेट्रोल कौन भरा रहा है, खुद एम्प्लॉय, रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंस मैं खुद बियर कर रहा हूं। तो ऐसे केस में मोटर कार होली यूज इन पर्सनल पर्पस है, तो कार क्या है, मूवेबल असेट्स, एक जगह से दूसरी जगह आती जाती है ना, तो मूवेबल असेट्स है तो टैक्सेबल होगा 10% ऑन कोस्ट। टैक्सेबल कितना होगा 10% ऑन कोस्ट, या फिर किराए पे लेके दे रहा है तो हायर चार्जेस, हायर चार्जेस। मोटर कार पार्टली यूज इन ऑफिस एंड पार्टली यूज फॉर पर्सनल पर्पस है तो स्टूडेंट ये टैक्सेबल होगा। कार इंजन क्यूबिक कैपेसिटी अप टू 1.6 लीटर है, अप टू 1.6 लीटर है तो 600 रुपीज पर मंथ, और अबव हो गई तो टैक्सेबल हो गया 900 पर मंथ, 900 पर मंथ आपके टैक्सेबल होगा। और ड्राइवर फिर दे रहा है तो 900 रुपए पर मंथ ड्राइवर का भी पार्टली यूज में हमेशा ऐड हो जाता है, पार्टली यूज में हमेशा ऐड हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं किसी भी सिचुएशन में कार यदि, मोटर कार यदि ऑफिस यूज में आ गई, किस में यूज आ गई, ऑफिस पर्पस में यूज होगी, ऑफिस यूज में आ गई तो फुल्ली एग्जम्प्ट है। कार यदि ऑफिस यूज में चली गई तो कुछ भी अमाउंट चार्ज टैक्सेबल नहीं करना, पूरा का पूरा अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि यदि एम्प्लॉयर प्रोवाइड मोर देन वन मोटर कार, एक से ज्यादा कार प्रोवाइड कर रहा है तो केवल एक ही मोटर कार को पार्टली यूज में मानना है, बाकी की बची हुई मोटर कार को पर्सनल यूज मानते हुए टैक्सेबल करना, बाकी बची हुई कार को पर्सनल यूज मानते हुए उसे टैक्सेबल करना होगा। केवल एक ही मोटर कार को पार्टली यूज में रख सकते हैं, बाकी की कारों को पर्सनल यूज में मानते हुए टैक्सेबल करना होगा। यदि मेडिकल फैसिलिटी आती आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है तो इसमें अपन समझते हैं स्टूडेंट, मेडिकल अलाउंस है तो मॉनेटरी हो गया तो टैक्सेबल होगा ऑल एम्प्लॉइज, मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। लेकिन मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो ये परक्यूजिट्स है और ये टैक्सेबल होगा एज पर कंडीशन। कंडीशन क्या दी गई लॉ में अपन समझते हैं, क्या ये मेडिकल फैसिलिटी आपको इंडिया में दी जा रही है या इंडिया के बाहर दी जा रही है, क्या ये मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में दी जा रही है या फिर आपको इंडिया के बाहर दी जा रही है। यदि स्टूडेंट इंडिया में दी जा रही है तो ऐसे केस में गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय एम्प्लॉयर या हॉस्पिटल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, हॉस्पिटल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर अप्रूव्ड हॉस्पिटल में तो जितना भी वैल्यूएशन आ रहा है पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होगा, पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होगा, चाहे वहां दवाइयों का पैसा खर्च करे या इन सरकारी हॉस्पिटल का रिम्बर्समेंट करे, व्हाटएवर जितना भी अमाउंट है फुल्ली एग्जम्प्ट है। अब इसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रहा है, जैसे आपके मेडिकल इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ग्रुप इंश्योरेंस है, ग्रुप इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम यदि एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो फुल्ली एग्जम्प्ट है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा तो टैक्सेबल है, टैक्सेबल है वो परक्यूजिट्स बन जाएगा। लेकिन ग्रुप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस तो फुल्ली एग्जम्प्ट है। प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराता है या उसका रिम्बर्समेंट कराता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराता है या फिर उसका रिम्बर्समेंट करता है तो स्टूडेंट क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा, वो आपके क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल यहां पर आ जाएगा। अब यदि अपन बात करते हैं कि यदि एम्प्लॉयर यदि मेडिकल फैसिलिटी इंडिया के बाहर प्रोवाइड करता है, आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड प्रोवाइड कर रहा है, आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड प्रोवाइड कर रहा है, तो यदि वहां पर अपन बात करते हैं कि यदि मेडिकल के लिए या फिर स्टे के लिए पैसा खर्च करता है तो वो एग्जम्प्ट होगा एज पर परमिटेड बाय आरबीआई, एग्जम्प्ट होगा। लेकिन जितना आरबीआई परमिट करेगी एग्जम्प्ट अप टू परमिटेड बाय आरबीआई, फॉरेन का है ना तो आरबीआई आएगी तो एग्जम्प्ट होगा अप टू परमिटेड बाय आरबीआई, एग्जम्प्ट होगा अप टू परमिटेड बाय आरबीआई। तो जितना आरबीआई ने परमिटेड कर दिया उतना अमाउंट तो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। बचे हुए अमाउंट पे आपको टैक्स देना होगा, बचे हुए अमाउंट पे आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, टैक्स देना होगा। लेकिन ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस की मैं बात करूं, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस की मैं बात करूं तो ये एग्जम्प्ट होगा इफ एम्प्लॉय ग्रॉस टोटल इनकम डज नॉट एक्सीडिंग 2 लाख।
यानी ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि एम्प्लॉय की जीटीआई का मतलब पांचों हेड का टोटल ग्रॉस टोटल इनकम होता है वो 2 लाख रुपए तक है तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन 2 लाख से ज्यादा हो गई जीटीआई तो पूरा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस टैक्सेबल, फिर पूरा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा टैक्सेबल, फिर पूरा का पूरा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आपके टैक्सेबल हो जाएगा। जीटीआई कैसे निकालेंगे, पांचों हेड का टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल, इनकम फ्रॉम बिजनेस इंटरप्शन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये जीटीआई होगी। लेकिन इसमें स्टूडेंट कभी भी ट्रेवलिंग एक्सपेंस मत जोड़ना, मैं जिस किसी भी चीज की कैलकुलेशन करता हूं ना तो उसको छोड़कर बाकी के सारे एडजस्टमेंट कर दो, उसको छोड़कर बाकी के सारे एडजस्टमेंट कर दो, वो हमारे यहां पर आ जाएगा। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में से यहां पर एक्सक्लूड कर देना ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। फिर ये ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख या उससे कम है तो एग्जम्प्ट है, यदि इससे ज्यादा हो गया तो फिर मेडिकल एक्सपेंस क्या हो जाएगा टैक्सेबल, फिर मेडिकल एक्सपेंस क्या हो जाएगा टैक्सेबल। इसके बाद फैमिली का मीन क्या है, फैमिली का मीन बताता है सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन, लेकिन मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, मैक्सिमम कितने रहेंगे 2 ही बच्चे आपके परमिटेबल होंगे, सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन, और बच्चे 2 ही, वेदर डिपेंडेंट और नॉट। और इसके बाद पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, दे आर होली एंड मेनली डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय, दे आर होली एंड मेनली डिपेंडेंट होनी चाहिए एम्प्लॉय पे, तो ही फैमिली की डेफिनेशन में उन्हें कवर किया जाएगा। इसके बाद आप आते हैं लीव ट्रेवल कंसेशन, एलटीसी, लीव ट्रेवल कंसेशन है, तो ये आपके यदि न्यू टैक्सेजिम यानी न्यू टैक्सेजिम शिफ्ट आउट कर रहा है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है, शिफ्ट आउट बताओ न्यू टैक्सेजिम में पूरा का पूरा टैक्सेबल है, पूरा का पूरा टैक्सेबल है। डिफॉल्ट टैक्सेजिम बोले तो पूरा टैक्सेबल है, लेकिन शिफ्ट आउट कर रहा है तो ऐसे केस में स्टूडेंट एग्जेम्पशन मिलेगा, कैसे एक्चुअल स्पेंड बेस पे, एक्चुअल स्पेंड बेस पे। आजकल ये तय आता है कि जितना भी एक्चुअल स्पेंड कर दिया उतना अमाउंट इसमें एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं लीव ट्रेवल कंसेशन एलटीसी एग्जेम्प्ट अप टू एक्चुअल स्पेंड बेस पे इन ऑल टैक्सेस, यानी जब शिफ्ट आउट करेगा तो ये बेनिफिट मिलेगा। एग्जेम्पशन इज अवेलेबल इन द ब्लॉक, और ब्लॉक आपके जिस भी ब्लॉक की अपन कैलकुलेशन करेंगे उसमें 2 टाइम्स की जर्नी, केवल 2 बार की जर्नी ही एग्जाम्प्ट होगी, तीसरी बार जर्नी करेगा तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। और इस केस में आपको बताता है जो भी शॉर्टेस्ट रूट का किराया बनता है ना उसके हिसाब से आपके परमिटेबल हो जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपके जितना भी बताया उसके हिसाब से आपको लेना होगा। लीव ट्रेवल और मेडिकल के लिए फैमिली की डेफिनेशन सेम है, फैमिली की डेफिनेशन सेम है, एलटीसी और मेडिकल फैसिलिटी के लिए एलटीसी की डेफिनेशन सेम है, सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, वेदर डिपेंडेंट ऑन नॉट, पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय है तो ही वो फैमिली की डेफिनेशन में कवर होते हैं। एग्जाम्प्ट, यदि फ्री पासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं रेलवे एम्प्लॉय को कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, ऐसे फ्री पासेस एयरक्राफ्ट के क्रू मेंबर्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट मेंबर को दिए जा रहे हैं, फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा, तो वो फुल्ली एग्जाम्प्ट आपके इसमें आ जाएगा। तो ये हमारे फुल्ली एग्जाम्प्ट होने के लिए बताता है, तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद क्लब फैसिलिटी या फिर क्लब मेंबरशिप आपका एम्प्लॉयर आपको दिला रहा है, फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन इसमें 3 कैटेगरी हैं जिनको कि पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट किया है। पहला आता है हेल्थ क्लब, स्पोर्ट क्लब और कॉर्पोरेट मेंबरशिप। हेल्थ क्लब, स्पोर्ट क्लब और कॉर्पोरेट मेंबरशिप है तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या होगा, फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। हेल्थ क्लब, स्पोर्ट क्लब और कॉर्पोरेट मेंबरशिप है तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट इसमें आ जाएगा। इसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, जो उसकी प्लास्टिक मनी अपन बोलते हैं। तो यदि क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है और आप उसका ऑफिस में यूज ले रहे हो, किसमें यूज ले रहे हो, यूज इन ऑफिशियल पर्पस, तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है। यदि क्रेडिट कार्ड आप पर्सनल यूज में लोगे तो स्टूडेंट क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल आपके हो जाएगा। तो आपको देखना क्रेडिट कार्ड आप यूज घर में कर रहे हो टैक्सेबल है, उसका पैसा एम्प्लॉयर ने रिम्बर्स कर दिया या पे कर दिया तो टैक्सेबल, ऑफिस में यूज करें तो फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा। गिफ्ट है, मॉनेटरी गिफ्ट है, कैश है, चेक है या इस चीज के थ्रू है, फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन यदि गिफ्ट वाउचर के रूप में, काइंड्स के रूप में दिया जा रहा है तो यदि 5000 रुपए तक का गिफ्ट है, 5000 तक का गिफ्ट है तो फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 5000 तक का गिफ्ट है फुल्ली एग्जाम्प्ट है, 5000 से ऊपर का गिफ्ट है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, और 5000 से ऊपर होते पूरा टैक्सेबल कर देना। कई बार अल्टरनेटिव यूज करता है, आपने जैसे 6000 का रिस्ट वॉच दिया 6000 रुपए की, तो 5000 से ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल कर सकते हो, आप चाहो तो एक्सेस भी टैक्सेबल कर सकते हो, ये अल्टरनेटिव आपके दिया रहता है। लेकिन आपको तो अभी एग्जाम के पर्पज से क्या करना है, फुल्ली टैक्सेबल करना होगा।
इसके बाद है लंच फैसिलिटी। यदि अपन बात करते हैं, यदि आपके प्रोवाइड की जा रही है और ये लंच फैसिलिटी या मील फैसिलिटी अपन बात कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है, तो 50 रुपए तक का मील है, 50 रुपए पर मील है या पर डे का खाना है तो एग्जम्प्ट है। उससे ऊपर होते पूरा टैक्सेबल है, उससे ऊपर होते पूरा टैक्सेबल करना है। यदि कभी वो कहता है पूरे साल भर आपको मील प्रोवाइड किया है, लंच प्रोवाइड किया गया, तो ऐसे केस में हेल्थी प्रोविजन अपन ये लेके चलते हैं 300 डेज अपन एक साल में मानते हैं, 300 दिन मानते हैं, 365 नहीं 300 दिन मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी तरह से आपके कहता है कि आपके यदि आपके क्वेश्चन में आपको टी, कॉफी, फास्ट फूड, ये यदि सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह दी जा रही है तो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। तो क्या होगा? फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। टी, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड यदि आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो क्या होगा? फुल्ली एग्जम्प्ट आपके इसमें आ जाएगा। तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या जाएगा? एग्जम्प्ट इसके इसमें आ जाता है। अब अपन बात करते हैं, यदि कोई कंपनी अपने ही एम्प्लॉय को अपनी कंपनी के शेयर्स देती है, खुद के शेयर्स दे रही है, तो उनको बोलते हैं सेट इक्विटी शेयर्स। या तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकती है या कंपनी इसके लिए आपको पैसा चार्ज करती है तो कंसेशनल रेट पे दे सकती है, या फिर आपको कंसेशनल रेट पे ये शेयर्स आपको प्रोवाइड करती है। यदि आपको ये शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं तो जो फेयर मार्केट वैल्यू है एज ऑन अलॉटमेंट डेट वो टैक्सेबल कर देना। लेकिन जितना अमाउंट कंपनी आपसे चार्ज कर लेती है तो ये हो गया कंसेशनल रेट कि 500 रुपए वाला शेयर आपको 300 रुपए में दे दिया तो 200 रुपए आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो जितना भी अमाउंट उसका फेयर मार्केट वैल्यू है उसमें से जितना भी अमाउंट आपसे चार्ज कर लिया वो लेस करके रेस्ट अमाउंट आपको क्या कर देना है? इसको टैक्सेबल कर देना होगा। अब अपन आते हैं डिडक्शंस पे। तो सैलरी हेड में डिडक्शन, एक तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के साथ में बात करूं, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के साथ बात करूं, या शिफ्ट आउट कर रहा है तो उसके साथ में बात करूं, शिफ्ट आउट कर रहा है तो उसके साथ में बात करूं। यदि अपन बात करते हैं न्यू टैक्स रेजिम या डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में केवल एक डिडक्शन है जिसका नाम होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन और उसका वैल्यू होगा 75,000 अप टू 75,000। लेकिन जब शिफ्ट आउट करेगा तो आपको 3 डिडक्शन है, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक एंटरटेनमेंट अलाउंस की और एक आता है प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन आपके आ जाएंगी। तो यहां पर जब शिफ्ट आउट करेगा तो 50,000 तक की डिडक्शन रहती है, जैसे अपन बात करें 50,000 तक का डिडक्शन का अमाउंट रहेगा। न्यू में अप टू 75,000 यानी एक्चुअल अमाउंट ऑफ द ग्रॉस सैलरी और 75,000 विच एवर इज लोअर डिडक्शन मिलेगा। लेकिन शिफ्ट आउट करेगा तो ऐसे केस के अंदर 50,000 या एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी या फिर मैक्सिमम 50,000 विच एवर इज लोअर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा शिफ्ट आउट के केस में एक और एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन ये सिर्फ किसको मिलता है? ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही डिडक्शन मिलेगा। तो डिडक्शन के लिए अमाउंट बताता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ द एंटरटेनमेंट मैक्सिमम रुपीज 5,000 ज्यादा से ज्यादा और 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी या 20% ऑफ द बेसिक सैलरी विच एवर इज लोअर आपको डिडक्शन की बात करता है। और स्टूडेंट सैलरी का मतलब लेके चलता है ओनली बेसिक सैलरी, इसमें बेसिक सैलरी जोड़ना है, डीए वगैरह नहीं जोड़ना, ओनली बेसिक सैलरी इस केस में हमें लेना होगा। इसके बाद स्टूडेंट अपन बात करते हैं प्रोफेशनल टैक्स। तो प्रोफेशनल टैक्स का भी हमें डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन वो तभी मिलेगा जब हम शिफ्ट आउट कर रहे हो, शिफ्ट आउट कर रहे हैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में तो ही ये डिडक्शन मिलेगा। तो प्रोफेशनल टैक्स एक तरह से डायरेक्ट टैक्स ही है और ये स्टेट गवर्नमेंट आपके लेवी करती है, स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है। तो इसका हम मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं 2,500 इन ए फाइनेंशियल ईयर। लेकिन इसको आगे इन्होंने दे दिया एक्चुअल पेमेंट बेस पे यानी कैश बेस पे दे दिया। अब कैश बेस पे दे दिया तो जितना कैश आपने पे कर दिया उसके बराबर आपको डिडक्शन मिल जाएगा, जैसा कैश बेस डिडक्शन। तो जितना भी एक्चुअल में कैश पेमेंट कर दिया उसके हिसाब से आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो यदि पेमेंट खुद एम्प्लॉय नहीं करा, खुद एम्प्लॉय ने पे किया है तो जितना भी आपने प्रोफेशनल टैक्स का एक्चुअल में पेमेंट किया है, जितना भी एम्प्लॉय ने एक्चुअल में पेमेंट किया है वो ग्रॉस सैलरी में से आप डिडक्ट कर देना। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉय डिडक्ट फ्रॉम द ग्रॉस सैलरी में से डिडक्ट करके एक्चुअल पेमेंट बेस्ड डिडक्शन की बात करता है। लेकिन यदि अपन बात करते हैं प्रोफेशनल टैक्स आपने पे करके आपके एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, आपके एम्प्लॉयर ने पे कर दिया आपके बिहाफ पर, तो सीधी सी बात है आपका खर्चा बच गया। तो ऐसे केस में ये प्रोफेशनल टैक्स यदि एम्प्लॉयर ने पे कर दिया तो आपकी सैलरी में ऐड कर देना, आपकी सैलरी में क्या कर देना? ऐड कर देना। तो प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर इंक्लूड कर देना इन द सैलरी, इंक्लूड इन द सैलरी एज एन इनकम, इंक्लूड कर लेना एज एन इनकम। स्टेप 2 प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। अब पहले तो इनकम में ऐड हो जाएगा,
फिर जितना भी प्रोफेशनल टैक्स चाहे एम्प्लॉय ने खुद ने पे किया है या एम्प्लॉयर ने पे किया है, चाहे एम्प्लॉय ने खुद ने पे किया है या एम्प्लॉयर ने पे किया है, वो आप इसमें डिडक्ट कर देना। अगेन एक्चुअल पेमेंट बेस पे यानी कैश बेस पे आप उसको डिडक्शन दे देना, एक्चुअल पेमेंट बेस पे आप उसको लेस कर देना। तो ये इस केस में आपका डिडक्शन देने के बाद स्टूडेंट आपके टैक्सेबल सैलरी, ये क्या जाएगी टैक्सेबल सैलरी, जिसको कि हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी या टैक्सेबल सैलरी आपके आ जाती है। तो स्टूडेंट मैंने बहुत फास्टली आपको पूरा सैलरी का रिवीजन करा दिया, पूरा का पूरा जो एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे के सारे इसमें मैंने कवर कर लिए। तो स्टूडेंट आई थिंक आपको अब अच्छे से ये सैलरी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट आप मन लगा के स्टडी करो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।